Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 15th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now, our first article is 10 die after consuming spurious liquor in Tamil Nadu. तमिलनाडु में यहाँ पे क्या हुआ है? स्प्यूरियस लिकर का मतलब होता है आपका नकली शराब. तो नकली शराब को कंज्यूम करने से यहाँ पर तमिलनाडु में 10 लोगों की जान गई है. अब यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है? लिकर. ठीक है, क्या होता है? देखिए, हमने इंडिया में कहा जाता है कि हम लिकर को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से बैन कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, जो लिकर होता है, अल्कोहल का जो कंजम्पशन होता है, जब लोग इसको पीते हैं तो उसके कारण यहाँ पर हमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो फेस करने पड़ते हैं. पहले हम इश्यूज की बात करते हैं कि लिकर को जो यहाँ पर पर्सन कंज्यूम करते हैं तो उनसे क्या क्या इश्यूज आते हैं. सबसे पहले लिकर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक करते हैं किसके साथ? डोमेस्टिक वायलेंस के साथ. आप सभी को पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं इंडिया में, वो डायरेक्टली लिंक है किससे? यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ लिकर से. सेकंड हम देखते हैं हमारा हेल्थ इशू आता है. जैसे कि क्या होता है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है वुमेन्स के द्वारा कि लिकर को क्या करिए, आप बैन करिए. अब जब लिकर को बैन करते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी स्मगलिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो अब देखिए, नेक्स्ट इशू क्या आ जाता है आपका? स्मगलिंग. इसी में आपका क्या आ गया? स्मगलिंग आ गई. डोमेस्टिक वायलेंस आ गया. हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं. अब जब स्मगलिंग होती है, यहाँ पर हम फेक लिकर बनाते हैं, सुपीरियर मतलब नकली शराब बनाते हैं. और नकली शराब में क्या होता है, एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता कि किस चीज़ का यहाँ पर कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना यहाँ पर इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए. तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी हेल्थ पर. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिकर के कंजम्पशन से यहाँ पर 10 लोगों को क्या गई है, जान गई है. तो ये हमने इश्यूज की बात कर ली कि इससे क्या इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पर इश्यूज आते हैं. यहाँ पर देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है वुमेन के साथ. हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो वॉयलेंस होते हैं, वॉयलेंस जैसे केसेस होते हैं वो हमारे सामने आते हैं. एक्सीडेंट कितने ज़्यादा होते हैं जब हम शराब पीकर या फिर नशे में रहते हैं और हम यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर जो हमें एक्सीडेंट के केसेस हैं वो भी क्या करने होते हैं, फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया लिकर के बारे में कि लिकर से क्या क्या रिलेटेड यहाँ पर इशू होते हैं. अब इसका सॉल्यूशन पूछते हैं कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है. लिकर को हम क्या करें, बैन कर दें. तो देखिए, लिकर को बैन करना इज नॉट एन अल्टीमेट सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा जो रेवेन्यू होता है वो लिकर से ही क्या होता है, यहाँ पर जनरेट होता है. क्योंकि जो इनमें क्या होता है कि हम टैक्स लगाते हैं और बहुत ही हाई रेट टैक्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है. तो उसको कंप्लीटली बैन करना इज नॉट एन सॉल्यूशन. अगर हम इसे बैन भी कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे क्या होता है आपका, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है. हमने कई स्टेट्स में देखा कि बिहार में, झारखंड में, बहुत सारे स्टेट्स में इसको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन कर दिया. इवन हरियाणा में भी इसकी बैन करने की बात चल रही थी, बट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया, जिसके कारण से वहाँ पर बैन अभी नहीं हो पाया. बट हम क्या देख रहे हैं, आपने वहाँ पर बैन तो कर दिया, क्या स्टिल वहाँ पर लोग जो लिकर है उसका कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, है ना? स्मगलिंग के थ्रू ये जो नेक्सस है, जो लोकल पीपल हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, ये नकली शराब को बनाते हैं और उसका कंजप्शन यहाँ पर करते हैं. तो यहाँ पर बैन करना इज नॉट एन कंप्लीट सॉल्यूशन. अब बात करते हैं, देखिए हम इसको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं. और अगर हम इसकी लिकर की बात करते हैं तो देखिए, हमारे गांधी जी का भी एक प्रिंसिपल था कि हमें क्या करना चाहिए, जो लिकर है उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली बैन करना होगा. यहाँ पर हमारा गार्डियन प्रिंसिपल है किसमें, हमारे डीपीएसपी में. आप देखेंगे यहाँ पर हमारा आर्टिकल 47 क्या कहता है कि Several Indian states have enacted ban on alcoholic beverages. यहाँ पर हम देखते हैं तो it mentioned that in a particular the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medical purpose intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. तो हमारा आर्टिकल 47 डीपीएसपी का ये कहता है कि मतलब सिर्फ जो मेडिसिनल पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो ड्रग्स इनका यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इनका जो कंजप्शन है ड्रिंक्स का, जो इंटॉक्सिकेटिंग है, हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकती है, इंजूरियस हो सकती हैं. तो उसे हमें क्या करना चाहिए, स्टेट्स को क्या करना चाहिए, कंप्लीटली यहाँ पर बैन करना चाहिए. ओके, बट ये क्या है, डीपीएसपी है. आपको यहाँ पर याद रखना, ये है डीपीएसपी. ये यहाँ पर क्या है, हम इसमें ये मतलब कि टोटली यहाँ पर क्या होता है, आपके ऊपर कंपलसरी नहीं होता है. जो डीपीएसपी होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आपके लिए कंपलसरी होते हैं.
है ना। बट ये जो डीपीएसपी है ये कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए कुछ स्टेट्स इसको लागू करते हैं और कुछ स्टेट्स इसको लागू नहीं करते हैं। ओके, हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की लिकर के बारे में। तो 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है कि अल्कोहल क्या है, इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारा 7th शेड्यूल है वो क्या कहता है, अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस लिकर से रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं, ये कौन यहाँ पर डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर डिसाइड करती है। ओके, तो हमने यहाँ पे बात कर ली। देखिए, दो रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल होगा लिकर से रिलेटेड। आर्टिकल 47 आपको याद रखना है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें कंप्लीटली बैन करना है लिकर से। हमारे 7th शेड्यूल क्या करता है, अल्कोहल को स्टेट सब्जेक्ट में इंक्लूड करता है। दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पर्टिकुलर यहाँ पर लिकर उसका प्रोडक्शन कैसे हो, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज बनाने होते हैं वो किसका काम होता है, आपका स्टेट का होता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ पे प्रोस की भी बात कर ली। इससे बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक अब्यूज है ना, जब यहाँ पर हमें जो क्या कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज होता है वो डायरेक्टली किससे लिंक है, आपके कंजम्पशन ऑफ लिकर से। यहाँ पे बिहार का एक केस बताया गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव क्लियरली डिक्लाइन बोथ इन टर्म्स ऑफ रेट पर 10,000 फीमेल पॉपुलेशन एंड इंसिडेंट्स एब्सोल्युटली नंबर। तो यहाँ पर ये केस बताया है कि हमने लिकर को किससे डायरेक्टली किया है, डोमेस्टिक वायलेंस से। और बिहार में क्या किया गया है, आप सभी को यहाँ पे पता होगा, लिकर को बैन कर दिया है। अब जब से लिकर को वहां पे बैन किया है, शराब को वहां पर बैन किया है, तब से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम होते थे उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। मतलब कि वहां पे जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता था, डोमेस्टिक अब्यूज होता था, तो उस क्राइम जो रेट है उसमें हमें बहुत ज्यादा क्या दिखाई देती है, यहाँ पे डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सी बात करते थे, तो ये हमारे लिए एक फायदे की बात है। अब कौन की बात करते हैं, नुकसान क्या क्या है, तो स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स, ये क्या करता है, क्राइम ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करने में काम करता है। ठीक है, आपने वहां पर बैन कर दिया, बट लोकल लेवल पर हम देखेंगे जो लोकल पीपल होते हैं उनको बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, तो वो लोकल लेवल पर क्या करने लगते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और स्मगलिंग जैसे चीजों में और नकली जो शराब बनाने इन सारी चीजों में वो क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अफेक्ट्स पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको अफेक्ट करता है। बर्डन ऑन जुडिशरी, अब जब इस तरीके के केसेस आते हैं, स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, आपके अल्कोहल की स्मगलिंग हो रही है, तो ये पूरा फिर केस आता है, पुलिस के पास केस गया, पुलिस के बाद फिर ये जुडिशरी में केस गया, तो ये जो केसेस हैं मतलब जुडिशरी के ऊपर एक तरीके से क्या बनता जाता है, आपका बर्डन यहाँ पर बनता जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि क्या हम इसको अल्टीमेटली बैन कर दें, तो बैन इज नॉट एन अल्टीमेट सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो लिकर्स और ये जितने भी ये चीजें होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सिन गुड्स कहते हैं। आप सभी को ये पता होगा ये क्या है, इन्हें हम सिन गुड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे बहुत ही मतलब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें टैक्स लगाया जाता है, जिसके कारण जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट के लिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो फर्स्ट चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं कि हम चीजों को क्या करें, कंट्रोल करें, रेगुलेट करें। दूसरी चीज यहाँ पे प्राइस इंक्रीज की जा सकती है ना, कि मतलब कि जितने भी यहाँ पे ये आइटम्स होते हैं, जैसे कि टैबेको हो गया, लिकर हो गए, जितने भी अल्टीमेट यहाँ पे हम देखते हैं बीड़ी हो गए, सिगरेट्स हो गए, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ टैक्स लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे कि ज्यादा प्राइस है तो हम इसका कोई अल्टरनेट ना ढूंढकर उस चीजों का जो कंजप्शन है उसको कम किया जा सकता है। तीसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस को फैला सकते हैं। ठीक है, कि लोगों को अवेयर करवा सकते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए क्या है, हानिकारक है, इंजूरियस है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, आप इसका कंजप्शन यहाँ पर ना करें। ओके, आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज बेल ऑर्डर शुड नॉट बी टू लॉन्ग और कम टू लेट एज बोथ वॉलेट पर्सनल लिबर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा है कि क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में क्या होता है, कोई केस चल रहा होता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर केस चल रहा होता, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि केस आया, फिर वो कोर्ट में गया, अब कोर्ट में यहाँ पे उसकी सुनवाई होती रहती है, मतलब कि ट्रायल में रहता है ना। पर्सन कैसा रहता है, जब तक उसका केस यहाँ पर मतलब ये साबित नहीं हो जाता, ये प्रूफ नहीं हो जाता कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम किया है, तब तक वो कैसा रहता है, अंडर ट्रायल रहता है। ठीक है, अब जब वो ट्रायल रहता है तब भी वो कहाँ रहता है, जेल में रहता है।
आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब पर्सन यहाँ पर ट्रायल में रहता है तब भी वो कहाँ रहता है, जेल में रहता है। दूसरी चीज यहाँ पर फिर क्या होता है, कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन मतलब कि उसका जो क्राइम है फॉर एग्जाम्पल प्रूफ हो गया, तो उस केस में यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, उसको सजा सुनाती है, ठीक है, उसको पनिशमेंट देती है, सजा सुनाती है। फिर उस केस में भी उसे कहाँ जाना पड़ता है, जेल में ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक देखिए जब वो ट्रायल में था फिर भी जेल में था, कन्विक्शन हुआ फिर भी वो कहाँ गया, जेल में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए, मतलब कि लेट नहीं होने चाहिए। जैसे ही बेल का यहाँ पर ऑर्डर आता है तो आपको यहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहिए और उस पर्सन को बेल प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर देती है तो उसका जो क्राइम होता है उसको पूरा एलोबरेट करती है कि मतलब हम इस पर्सन को बेल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्राइम इतना हीनियस नहीं है और ये जब बाहर आएगा पर्टिकुलर पर्सन तो इस सोसाइटी को कोई भी हार्म यहाँ पर नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर उस पर्सन ने कोई हीनियस क्राइम नहीं किया है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो पर्सन यहाँ पर अंडर ट्रायल होते हैं, अब जैसे वो अंडर ट्रायल है फिर भी वो कहाँ है, जेल में है। अब इससे क्या होता है, देखिए पहला तो यहाँ पर आपका रिसोर्सेज का लॉस होता है। वो पर्सन यहाँ पर देखिए अगर क्राइम अभी तक प्रूफ नहीं हुआ बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वो क्राइम का जो पनिशमेंट है उसको फेस कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको पता चलता कि उस पर्सन ने ये क्राइम किया ही नहीं था तो देखिए मतलब कितना ज़्यादा उसका टाइम का, उसका रिसोर्सेज का यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है। पर्सनल लिबर्टी आपका कहाँ से आता है, आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है, पर्सनल लिबर्टी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ओके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो बेल की ऑर्डर होनी चाहिए उसे जल्द से जल्द कंसिडर करना चाहिए और जल्द से जल्द हमें यहाँ पर पर्सन को बेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो ये एक तरीके से हम कह रहे हैं जो पर्सन की पर्सनल लिबर्टी है वो वॉलेट ना हो। अब देखिए जब पर्सन यहाँ पे जेल में रहता है तो उसका रिसोर्सेज का लॉस होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी का वॉल्यूशन होता है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास इतना रिसोर्स भी नहीं, एक जेल है और उसमें जो पर्सन अंडर ट्रायल है उसको भी आप जेल में रख रहे हैं, तो मतलब जो जेल है वहाँ भी कितना ज़्यादा वो कंजस्टेड हो जाता होगा। आप खुद सोचिए 10 लोगों की रहने वाली जगह में अगर 20 लोग रहेंगे तो वहाँ पर कैसा इंपैक्ट होगा, वहाँ का जो सिचुएशन होगा, इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, ओके। तो जेल भी कैसे हो जाते हैं, यहाँ पर कंजस्टेड हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेल ऑर्डर शुड नॉट बी टू लॉन्ग और कम टू लेट एज बोथ वॉलेट पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो यहाँ पर जो बेल के ऑर्डर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे एक वो फाइल प्रोवाइड की जाती है और उसमें जो पर्टिकुलर केस होता है, जैसे कि उसने क्या क्राइम किया, पर्टिकुलर जो क्राइम होता है पर्सन ने किया उसके बारे में सारी चीज़ों की डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं। Now next article is this strategic economic bloc will only tighten the leash। अब देखिए 2019 की बात है, इसमें यहाँ पर पहले क्या था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये क्या था, इसमें यहाँ पे आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं वो थी और इसके साथ हम देखते हैं कौन कौन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इसमें इंडिया भी इंक्लूड था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कौन आ गया, चाइना आ गया। अब इन्होंने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे। ये था कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो 10 आशियन कंट्रीज़ हैं, आशियन नेशंस हैं, और ये जो पर्टिकुलर इसके साथ जो इन्वॉल्व हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। मतलब आप किसी भी कंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब कि आपको टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडिया इससे 2019 में पुल आउट कर लेता है। क्यों पुल आउट कर लेता है, क्योंकि इसमें चाइना बहुत बड़ा फैक्टर था। कि देखिए फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो जाता है तो इससे क्या होगा, चाइना में आपको पता है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और वहां से अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो पूरा जो इंडिया का मार्केट है चाइना उसको कैप्चर कर सकता है और जो उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पर मतलब कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब है और यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, उसका ट्रेड करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर उसमें कमी आने को हमें देखने को मिल सकती है और वो पूरा मार्केट एक तरीके से कैप्चर कर सकता है। तो इसके कारण जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उस पर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इंडिया ने क्या किया था, 2019 में पुल आउट कर लिया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आपका क्या आ जाता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आया आपका। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है कि
ये क्या है, यूएस ड्रिवन है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, बस सारे नेशंस हैं, बट चाइना की प्लेस पर अब कौन आ गया, यहाँ पर यूएस आ गया है। अब इसमें देखिए ये क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। जो हम बात करते थे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की, ये क्या था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था कि जो इसमें कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं उनके बीच में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। बट जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये क्या है, आपका एक एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर मतलब एक तरीके से क्या है, जितने भी कंट्रीज इसमें होंगी वो एक दूसरे के साथ हर एक लेवल पर क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, इसके 4 पिलर्स हैं, क्या क्या, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने अभी ट्रेड को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था आरसीईपी में हमारे पास सबसे बड़ा थ्रेट कौन था, चाइना था। उसी तरीके से हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, इसमें सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए क्या आ जाता है, यूएसए आ जाता है। यूएसए क्या कर सकता है, जो इंडिया का मार्केट है उसको यहाँ पे कैप्चर कर सकता है। ऑल्दो इंडिया ने भी जो ट्रेड वाला पार्ट है उसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है, इसको इंडिया को फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, बट स्टिल इंडिया ने अभी इसको क्या किया, ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि द डेविल एंड डीप सी, पहले वहां पर क्या था, हमारे पास चाइना यहाँ पर डेविल था, अब कौन आ चुका है, यूएस आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, ट्रेड की जो ट्रेड डील है उसको गूगली की जा रही है कि हम क्या करें, यहाँ पर हर लेवल पर हमारे साथ क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। हम बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, है ना, इकोनॉमिक यहाँ पर बात करते हैं कि हम क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, क्लीन इकोनॉमी की बात करेंगे, फेयर इकोनॉमी की बात की जाती है, सप्लाई चेन होगा। तो यहाँ पर हर लेवल पर सिर्फ हमारे साथ एक नेगोशिएशन होगा। तो देखिए यूएस क्या कर सकता है, जो इंडिया का मार्केट है उसे यहाँ पर कैप्चर कर सकता है। इंडिया के लिए एक तरीके से थ्रेट है। आज का जो टाइम है वो कैसा होता बनता जा रहा है, यहाँ पे डिजिटल अरीना बनता जा रहा है। यहाँ पर हमें एक सुटेबल लॉ लेकर आना होगा, कोड लेकर आना होगा, जिससे कि जो पिलर है, मतलब कि इंडिया ने अभी तक ये जो ट्रेड पिलर है उसको ज्वाइन नहीं किया है। अगर ये ज्वाइन करता है इंडिया, तो इंडिया के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी। हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब कि इंडिया पूरी तरीके से कैसे डिपेंड हो जाएगा, यूएस के ऊपर यहाँ पर डिपेंड हो जाएगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, अब जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि इंडिया का जो फार्मा मार्केट है उसने कितने अच्छे तरीके से जो यूएस का फार्मा मार्केट है उसको यहाँ पर जो फार्मा मार्केट है उसको यहाँ पे कैप्चर करके रखा है, और यूएस इससे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप सभी को पता है। और इसी के चलते यहाँ पे यूएस क्या करता रहता है, बहुत सारे हमने देखे थे कि चीज़ों मतलब कि इल्ज़ाम लगाता रहता है कि जो यहाँ पे जो इंडियन मेडिसिन हैं, जो इंडियन ड्रग्स है, इसमें इतने ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, इनमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। इवन इंडिया यूएस क्या कहता है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कहता है कि इंडिया क्या करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, किसी भी इकॉनमी के लिए गुड नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि यूएस इंटरफेयर कर रहा है किसमें, हमारी इंडिया की इकॉनमी पर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो हमारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हमारे पास चाइना थ्रेट था, उसी तरीके से जो हमारा इंडो पैसिफिक जो हमारा क्या कहते हैं, बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, इसमें हमारे सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, यूएस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा जो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है, इसे यहाँ पर प्रायोरिटी में रखकर सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो देखिए IPEF कैन ऑलरेडी बी सीन टू हैव डीप इम्प्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड फूड, स्ट्रेंथनिंग surrounding policies, space for regulating big tech, and compromising a comparative advantage in manufacturing because of unfair labor and environment standard। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है और अनफेयर लेबर और इन्वायरमेंट है, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या हो सकता है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट ये आर्टिकल है हमारा स्टैटिकल के बारे में है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की हमने बात करी थी कि हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, लो देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारा जो एक टारगेट होता है, इन्फ्लेशन रेट हमारा जो होता है वो कितना होता है, मिनिमम आपका 2% से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, और जो आपका मैक्स टू मैक्स है, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमें क्या देखने को मिल रहा था कि हमारा इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उसने क्या कर लिया था, 6% को यहाँ पे क्रॉस कर लिया था, 7 to 9% पहुंच गया था। इसी के चलते RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है यहाँ पर वेरियस स्टेप्स ले रही थी, रेपो रेट्स में यहाँ पर चेंज किया जा रहा था, रिवर्स रेपो रेट्स में जो वेरियस रेट्स है उसमें चेंज किया जा रहा था, सो दैट हम क्या कर सके, जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पे कर्टेल कर सके। अभी यहाँ पर क्या हुआ है,
आपका यहाँ पे अप्रैल का डेटा आया है, उस डेटा में ये बताया कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन। तो इसको यहाँ पर इसका पूरा एनालिसिस किया गया, इसकी रीडिंग अभी जो आई है वो कितनी आई है, 4.7%। मतलब जो हमारा आइडियल टारगेट कितना होता है, 6%, मतलब इतना, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या है अभी कम है। तो यहाँ पर हमें बस यही बताया कि जो इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन है, उसमें हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 18 महीनों बाद, 18 मंथ्स बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लो देखने को मिल रहा है। अब देखिए सीपीआई में क्या होता है, एक हमारा एक बास्केट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक बास्केट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे आपका बास्केट है, उसमें आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके यहाँ पे पेन है, इरेजर है, पेंसिल है, बुक्स हैं, आपकी वेरियस नोट्स बुक्स हैं, आपके यहाँ पे कलर्स हैं। अब देखिए सबका प्राइस एक जैसा नहीं होता, किसी का जैसे पेंसिल का प्राइस आपका 5 रुपीज हो गया, इरेजर का प्राइस 2 रुपीज होगा, शार्पनर का यहाँ पे 5 रुपीज हो गया, आपकी नोटबुक का 10 रुपीज हो गया। तो देखिए यहाँ पे सबका प्राइस कैसा है, अलग अलग है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है उसमें भी बहुत सारे क्या है आइटम्स को रखा जाता है, और उनका जो प्राइस है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी रीडिंग की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि इन्फ्लेशन रेट हमारा हाई है या फिर लो है। अभी भी हमें कुछ आइटम्स में क्या देखने को मिल रही है, जो हमारे फूड आइटम्स है जैसे कि फ्रूट्स है, उसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, 4% इन्फ्लेशन देखने को मिला। ओके, इवन हमारे जो अदर जो क्रूड ऑयल आइटम्स हैं उसमें भी हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो मतलब जो बास्केट है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बेवरेजेस हैं, तो कुछ में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो रेट है वो हाई देखने को मिल रहा है, और कुछ में हमें कमी देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल देखें तो हमारा जो रेट है वो क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रीडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स। अब यहाँ पे आर्टिकल आया किसके बारे में, मिलेट्स के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मिलेट्स क्या है, आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को क्या डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आप सभी को यहाँ पर पता है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम मिलेट्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो देखिए मिलेट्स की अगर बात करें तो मिलेट्स हैं क्या, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं। आप इनकी बात करेंगे तो ये स्मॉल सीडेड्स यहाँ पर ग्रासेस होती हैं। इसमें यहाँ पे वैरायटी ऑफ मिलेट्स इंक्लूड जैसे कि सोगम, पर्ल मिलेट, रागी, स्मॉल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट एंड अदर्स। तो इसमें मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके मिलेट्स होते हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। इसमें मेजर प्रोडक्शन देखते हैं तो राजस्थान इसमें मेजर प्रोडक्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ड्यू टू इट्स क्लाइमेट सिचुएशन, मतलब कि अगर कहीं पर ये कम पानी में भी क्या हो जाते हैं, इनको हम यहाँ पर इनका ग्रोथ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि दे आर ड्रॉट टॉलरेंट। अगर आपके कंट्री में सूखा पड़ जाता है फिर भी ये क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं। और जो वार्म वेदर है, गर्म जो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो वेदर है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो ये उसको भी अडेप्ट कर सकते हैं। इन्हें लो मॉइस्चर चाहिए होता है, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। इसको मतलब कि जहाँ पर मतलब कम बारिश होती है, थोड़ा एरिड रीजन होता है, ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो मतलब आज के टाइम पर जो यहाँ पर ड्रॉट, यहाँ फ्लैश ड्रॉट हो रहा है ना, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सूखा पड़ रहा है, तो उसके लिए उन कंट्रीज के लिए जो मिलेट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, इसकी हम देखते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडिया का है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। यहाँ पर इंडिया क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। ओके, अब हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट कंटेन करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड्स, वेरियस यहाँ पर मिनरल्स भी क्या होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। अब मिलेट्स भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है पर्ल मिलेट। अब पर्ल मिलेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड वैरायटी है, इसको ऐसी मानी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। फिर जैसे हम राइस खाते हैं, मेज़ खाते हैं, सोगम खाते हैं, इनसे भी ज़्यादा जो प्रोटीन होता है किसमें होता है, जो हमारे पर्ल मिलेट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, फॉक्सटेल मिलेट्स की। इज रिच इन अमीनो एसिड्स, लाइसिन। जो फॉक्सटेल होता है वो अमीनो एसिड जो लाइसिन होते हैं उसमें यहाँ पर रिच होता है। जो फिंगर मिलेट्स होते हैं उसमें जो क्रूड फाइबर्स होते हैं, क्रूड फाइबर्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इवन इतना जो हम राइस और व्हीट खाते हैं उसमें नहीं मिलता है। तो इवन आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी डाइट में है थोड़ा थोड़ा जो मिलेट्स है इसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डाइट है वो भी इंप्रूव होगी, हेल्थ पर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये क्या है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस
है ना, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी यहाँ पर क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है किसी भी रीजन में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका जो न्यूट्रिशन है उसे हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर बात की जाती है। देखिए इसका जो न्यूट्रिशन होता है स्टोर कैसे होता है, तो मिलेट्स में यहाँ पर 3 चीज़ें, मतलब कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा, एक अंदर का यहाँ पे जो जर्मिनेशन होता है, उसके बाद एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मेन पार्ट होता है, और उसके ऊपर एक हस्किंग होती है, कवरिंग होती है। आपने देखा होगा, मतलब एक कवरिंग होती है, उसको हम जैसे कि छिलका, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, उसको छिलका निकाल कर उसको हम क्या करते हैं, उसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको काटते हैं। तो हस्क क्या होता है, जो उसको यहाँ पे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए है वो यहाँ पर अच्छा नहीं होता, इसलिए जो हस्क होता है उसको यहाँ पर निकाल दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा एंडोस्पर्म, इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कर्नल एंड इट्स स्टोरेज सेंटर। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है, सारा जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा एंडोस्पर्म में ही होता है। हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन 80% होता है, स्टार्च 94%, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन 50 to 75% होता है। सिमिलरली पर मिलेट्स हैड रिलेटिवली लार्जर जर्म्स विच इज रिच इन ऑयल, प्रोटीन 19% एंड एश 10.4% प्लस ओवर 72% ऑफ द टोटल मिनरल मैटर। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मिलेट्स की जो क्वांटिटी होती है, इसमें किसी में एंडोस्पर्म में ज्यादा आपको चीजें देखने को मिल सकती है, मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं, और किसी किसी में जर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। अब क्या होता है, जो ये जो प्रोसेसिंग की जाती है, अब इनको हम डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं कर सकते, इनकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की जाएगी। जैसे कि हम चावल खाते हैं, तो चावल को पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि रोटी खाते हैं तो रोटी को पहले हम गेहूं निकालते हैं, जो हमारा वीट होता है उसको निकालते हैं, उससे साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको हम पीसते हैं और उसका हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बनता है, उसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, उसकी रोटी बनती है। तो एक तरीके से पूरा क्या है, प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें क्या रहा है कि जो प्रोसेसिंग की जा रही है वो किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट है उसको यहाँ पर ये अफेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो होल ग्रेन है वो रिफर किया जाता है, जिसको एंडोस्पर्म की हम बात करते हैं। हस्क तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या है, हस्क को यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसमें सेल्यूलोस्टिक होते हैं, बट इसको हम क्या करते हैं, इसको जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए इसको हमें रिमूव करना पड़ता है। दूसरी इसमें बात की जा रही है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम आटे की रोटी बनाते हैं, वीट का फ्लोर बना के उसकी रोटी बनाते हैं, तो इसको हम एज अ फ्लोर के फॉर्म में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको हम पिसवा कर और ग्राइंड करके इसका जो फ्लोर बनाते हैं और उसको सीव कर सकते हैं, मतलब कि छानते हैं, जिससे क्या होता है जो भी इंप्योरिटीज होती हैं, बार्न्स वगैरह होते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट हमें ये देखना होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि आटे को चालना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपर का होता है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो हाँ, वो क्या हो सकता है, इससे रिमूव हो सकता है। तीसरी इसमें बात की जा रही है किसकी, पॉलिशिंग की, कि जो ग्रेन्स होते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए क्या किया जाता है, मिलेट्स में यहाँ पर पॉलिशिंग की जाती है। बट ये जो पॉलिशिंग की जाती है इससे क्या होता है, जो प्रोटीन फैट्स फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमें इसे लॉन्ग टर्म तक रखना होता है कभी कभी, तो ये जो पॉलिशिंग है ये क्या कर सकता है, जो इसमें प्रोटीन फैट फाइबर्स है इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर मेजर स्टेप्स लेने होंगे कि हम क्या करें, ये जो मिलेट्स है उसको हम यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है की जाए, इसके कारण यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेसिंग की जाए जिससे कि यहाँ पर जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है इस पर कोई भी अफेक्ट यहाँ पर ना पड़े। तो देखिए मिलेट्स के बारे में हम और देख लेते हैं। इसका क्लाइमेट टेम्परेचर कितने में जनरेट हो सकते हैं, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल कितनी यहाँ पर चाहिए, 30 to 50 सेंटीमीटर में आपका हो जाता है ये खारिफ, और इसको कैश क्रॉप भी कहते हैं। वाटर एफिशिएंट, वेल ग्रोन इन लो मॉइस्ट एरिया, जहां पर मॉइस्चर आपका कम है वहां पर क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। सॉइल की बात करते हैं, हाईली एडेप्टेबल टू एक्सट्रीमली पुअर टू वेरी फर्टाइल एंड वेरियस अल्काइन सॉइल्स, एल्यूवल, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स विद गुड ड्रेनेज आर आइडियल। तो यहाँ पे जो लोमी और सैंडी सॉइल्स होते हैं, क्योंकि जो सैंडी सॉइल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर बहुत ज्यादा देर तक क्या होता है, स्टोर नहीं रहता है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो वाटर चला जाता है और उसको यहाँ पे पानी कम चाहिए मिलेट्स को। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या स्टेटस है, तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 20% यहाँ पे वर्ल्ड में शेयर रखता है और 80% हमारा जो शेयर है वो एशिया में है। यहाँ पर 3 मेजर क्रॉप्स हैं, सोरगम इसको ज्वार बोलते हैं, और पर्ल मिलेट में हम बाजरा, और फिंगर मिलेट हम इसको रागी कहते हैं। तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं किसके, यहाँ पर मिलेट्स के। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे हम क्या कर सकें, जो मिलेट का प्रोडक्शन उसको और ज्यादा प्रमोट कर सके। 2007 में यहाँ पर नेशनल मिलेट मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिससे कि हम इसका कंजप्शन को प्रमोट कर सके। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट स्कीम लेकर आया गया था, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे मिलेट का कल्टीवेशन तो कर रहे हैं बट इसकी डिमांड भी हो रही है मार्केट में, ये नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर प्राइस सपोर्ट स्कीम लेकर आया जिससे हम फार्मर्स को क्या कर सके, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो
प्रोडक्ट्स हैं उसमें यहाँ पे वैल्यू को ऐड किया जा रहा है, जिससे कि इसका जो डिमांड है, कंजप्शन है मार्केट में, वो बढ़े। ओके, इसको पीडीएस सिस्टम में भी प्रमोट किया गया था। हमने देखा था कि जब यहाँ पे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम जो हमारा था, उसमें यहाँ पे मिलेट्स को क्या किया जा रहा था, इसमें इंक्लूड किया गया था और लोगों को इसको दिया जा रहा था। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें भी यहाँ पे मिलेट्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा मिलेट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके मिनट्स है, जैसे कि पोर्सो, पर्ल, ये फॉक्सटेल हो गया, ये बर्नयार्ड, सोरगम, फिंगर, लिटिल, कोदो। तो इस तरीके की आपने सुना होगा, आपके आप पेरेंट्स से अपने पूछेंगे तो उनको पता होगा कि इस तरीके ज्वार, बाजरा, इस तरीके की चीजें, वो मतलब ये सब किस में आते हैं, आपके मिलेट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सप्लेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, हाउ अ बेबी हैज 3 पेरेंट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, यूके की ये स्टडी है यहाँ पर कि एक बेबी के 3 पेरेंट्स हैं। 3 पेरेंट्स क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि यहाँ पर आपके हो गए, ए ये आपकी मदर है और ये बी है फादर। ठीक है, अब जो मदर है, मदर को यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको जितनी एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो आपका सेल है वो यहाँ पर काम करता है। ओके, इतना आपको पता होगा। ये हमारी सेल होती है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो पूरी सेल को यहाँ पे एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। बट यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जो मदर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, मतलब उसे जितनी यहाँ पर एटीपी मतलब एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो इतनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर क्या था, सेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। ओके, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई लेवल ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत होती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं ब्रेन टिश्यूज होते हैं, वहां पर हमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। हम बात करते हैं कि इसकी नर्व्स की, हार्ट की, लिवर की, किडनीज की, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है इतनी ज्यादा, मतलब टिश्यूज, इन टिश्यूज को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और टिश्यूज कैसे बनती है आप सभी को पता है। देखिए, आपका सेल होता है, और जब सेल, बंडल ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। जब यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आपकी एक एक ईंट से आपकी पूरी दीवार बनती है, तो एक एक ईंट ने जोड़कर क्या बनाया, आपकी यहाँ पर पूरी दीवार बनाई। यहाँ पर एक एक ईंट ने मिलकर ये पूरी दीवार बनानी। तो ये जो दीवार है, वॉल है, वो एक तरीके से आपके क्या हो गई, बंडल ऑफ ब्रिक। तो इसी तरीके से जो बंडल ऑफ सेल्स होती है उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो यहाँ पर जो हर एक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, यहाँ पे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्रेन है, मसल्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इसके कारण यहाँ पे वेरियस हमें आगे चलकर बहुत सारी डिसीज भी होती हैं और उसका कोई भी हमारे पास अभी ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक न्यू चीज लेकर आई है। इसमें क्या हुआ है, IVF के थ्रू यहाँ पे मदर का जो एग है उसको लिया गया, ठीक है, और फादर को जो स्पर्म है उससे लिया गया, ठीक है, उसे फर्टिलाइज किया गया और एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर लेकर आया गया। थर्ड पार्टी ने क्या किया, अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे यहाँ पे डोनेट किया। मतलब ये जो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन आई, उसने अपना यहाँ पर एग दिया, ठीक है, और उस एग से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करके ये जो फर्टिलाइज यहाँ पे आपने यहाँ पे फीटस को फर्टिलाइज किया है, इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसमें आ गया और वो जो पर्टिकुलर चीजें हैं यहाँ पर अच्छी से यहाँ पर काम करने लगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन किया जाए, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया है, डोनेशन किया गया। तो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब ये यूके की स्टडी है, यहाँ पे कोई ऐसा लॉ वगैरह की बात की गई कि इसको फैसिलिटेट करने के लिए कोई लॉ है, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी लॉ लेकर नहीं आया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे कितना जानना था कि देखिए, एक तरीके से उस बेबी के 3 पेरेंट्स हो गए। एक तो जिससे आपका जो मेन पेरेंट्स है वो तो है ही, और जिसने यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जिसने डोनेशन किया, क्योंकि मेन एनर्जी का सोर्स तो वही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पर वो क्या बन गया, आपका थर्ड पेरेंट्स बन गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज with 6.9% year-on-year growth, goods export rise to $451 billion in 2022 and 23। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मतलब जो हमारी ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर बढ़ रही है, मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है 2022 एंड 23 का, वो भी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है, हम बाहर से सामान भी मंगा रहे हैं बहुत ज्यादा, बट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल्स के रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारा एक्सपोर्ट अभी इस टाइम पर कितना है, कितना राइज हुआ है, $451 बिलियन यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ है गुड्स में, एक्सपोर्ट में, वो यहाँ पर राइज हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज
3 killed रूफ स्टोन ऑफ साइक्लोन मोका। साइक्लोन मोका यहाँ पे लैंडफॉल किया है, कहाँ पर? म्यांमार में। जैसे अभी तक वो ओशन में था, अब ओशन से उसने लैंडफॉल किया, मतलब कि म्यांमार की जमीन पर वो आ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे 3 लोगों की जान गई है। और यहाँ पर जो बहुत सारे घरों की वहाँ की जो छत है वो भी क्या हो चुकी है, उड़ चुकी है, एक तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सेफ प्लेस पर भेजा जा रहा है, जिससे क्या कर सके हम उन्हें यहाँ पर बचा सकें। ओके, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इवैक्यूएट भी किया गया है, मतलब 3 लाख में से 4 से 5,000 लोगों को यहाँ पर इवैक्यूएट किया गया है और यहाँ पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर आज की सारी चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।